नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 18 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है क्या नेता यूपीएससी के जरिए चुने जाए, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं आज यूपीएससी की। यूपीएससी एक एग्ज़ाम जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत होता है। यह बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। क्या नेता का चुनाव यूपीएससी के जरिए करना सही है? चुनाव किया जाए। यदि संघ लोक सेवा आयोग को ये काम सौंपा जाए तो संसद में जाने से पहले सभी नेताओं को एक नहीं बल्कि दो इम्तिहान देना पड़े। मज़ेदार की बात यह है कि भावी लोक सेवकों को न टिकट पाने के लिए किसी की चिरौरी करना पड़े और न नोट देना पड़े। आज का विषय हमारा इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। सदीनामा रोजाना बुलेटिन किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं है, अतः हमें केशवा रंजीत सिंह सुरजेवाला की तरह 48 घंटे के लिए बैन नहीं कर सकता। मैं रोजाना आपके लिए लिखता हूँ और आज भी लिख रहा हूँ। आज मैंने संघ लोकसभा आयोग के नतीजों की खबर पढ़ी तो मुझे ख्याल आया कि क्यों न देश में सांसदों के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को ही मुकर्रर कर दिया जाए। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग वैसे भी लोक सेवक ही को चुनता है, फिर नेताओं को क्यों नहीं चुन सकता? आखिर नेता भी तो लोक सेवक ही होते हैं। यूपीएससी का इतिहास काफ़ी पुराना है। ये संगठन 1854 में देश के लिए लोक सेवा चुना गया। पहले ये आईसीएस चुनता था, लेकिन 1922 से आईसीएस चुन रहा है। पहले यूपीएससी का नाम एफपीएससी था, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद जैसे ही देश में नया संविधान बना, इसका नाम यूपीएससी हो गया। यूपीएससी को मैं केचुआ से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि केचुआ तो देश के लिए 5 साल में एक बार 543 लोक सेवक चुनता है, लेकिन यूपीएससी तो लगातार ये काम करता है। इस साल भी यूपीएससी सीएससी 2023 के परिणामों में 1143 रिक्त पदों के मुकाबले 1016 के चयन की सूची जारी की गई। इन सभी को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस में सरकारी नौकरी मिलेंगी। यदि संघ लोक सेवा आयोग को ये काम सौंपा जाए तो संसद में जाने से पहले सभी नेताओं को एक नहीं बल्कि दो इम्तिहान देना पड़े। मज़े की बात यह है कि भावी लोक सेवकों को न टिकट पाने के लिए चिरौरी करना पड़े और न नोट देना पड़े। किसी हाईकमान की, किसी संसदीय बोर्ड की ज़रूरत ही न पड़े। कम से कम न्यूनतम योग्यता वालों को ही तो संसद में जाने की पात्रता होगी। अभी तो संसद में जाने की कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय ही नहीं है। अभी तो बस आपकी उम्र 25 साल के ऊपर होना चाहिए। आपकी योग्यता का पैमाना आपकी शिक्षा, चाल चलन नहीं। आपका पुलिस से चरित्र सत्यापन भी ज़रूरी नहीं। आप खुद अपने ऊपर चले रहे मामलों की जानकारी दे दे तो आपकी कृपा रहे। आपने नेता बनने से पहले कितना, क्या और कैसे कमाया, कोई नहीं पूछता। ईडी, सीबीआई तो बाद में आपके पीछे लगती हैं, वो भी तब जब आप सत्ता के साथ नहीं बल्कि आश्रम के साथ खड़े होते हैं। तब केचुओं को संसद सुनने से पहले आदर्श आचार संहिता लगानी पड़ती है, जो उसके हिसाब से नहीं सत्ताधीशों के हिसाब से काम करती हैं। केचुआ किसी को भी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद एडवाइजरी जारी कर सकता है, किसी को भी चुनाव प्रचार करने से रोक सकता है। केचुआ किसी को कितनी आज़ादी दे सत्ता तय करती, केचुआ नहीं। यूपीएससी में भी ये झंझट नहीं है। निर्धारित अहर्ता से तो पहले प्रीलिम्स में उत्तीर्ण होइए और फिर मुख्य परीक्षा में अपनी योग्यता का मुजाहिरा कीजिए। अगर योग्यता नहीं है तो चाहे चाय बेचिए या पकौड़े, कोई रोकने वाला नहीं। सांसद बनने के लिए कोई न्यूनतम योग्यता नहीं। चाय बेचने वाला हो, मजदूर हो, हत्याभियोगी हो, जेब कतरा हो, संसद के लिए चुनाव लड़ सकता है। केवल सजायाफ्ता नहीं होना चाहिए, हो भी तो 2 साल से कम की सज़ा वाला।
संविधान के विधान को मानता हूँ, इसलिए मैं आपको ये आज़ादी देता हूँ। मैं आज़ादी का परम उपासक हूँ और समर्थक भी। मैंने 1975 में भी आज़ादी पर हमलों का विरोध किया था और 50 साल बाद 2024 में भी कर रहा हूँ। मुझे जब से मतदान का अधिकार मिला है, मैं नेता की सूरत देखकर मतदान नहीं करता। मैं पार्टियों का चाल, चरित्र, चेहरा देखता हूँ पार्टियों की। मैं मंदिर, मस्जिद, मजहब के नारे देने वालों को भूलकर भी वोट नहीं देता। मैं वोट देने से पहले उम्मीदवार की जाति या छाती का आकार भी नहीं देखता। अनेक मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि मुझे अपने इलाके में कोई उम्मीदवार समझ नहीं आया तो मैंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। मेरी इस मूर्खता की वजह से बज्जर मूर्ख उम्मीदवार जीत गए। इसका अफसोस मुझे आज तक है। भारत में यदि सब कुछ संविधान के मुताबिक चले तो सांसद चुनने का काम भी यदि संघ लोक सेवा आयोग जैसे किसी संस्थान को सौंपा दिया जाए तो मैं अपना मताधिकार तक समर्पित करने को राजी हूँ। मेरा वोट खरीदने वाले देश में ढेरों हैं। मान लीजिए यदि मैं अपना वोट ना भी बेचूं तो खरीद कर मेरे वोट से चुने सांसद और विधायक को खरीद लेते हैं। वे तो पूरी की पूरी सरकार भी खरीद लेते हैं। आपका लोक सेवा आयोग यदि किसी आयोग द्वारा तय परीक्षा से चुना जाएगा तो कम से हाल के हाल तो नहीं बिकेगा। उसे भ्रष्ट होने में कुछ वक्त लगेगा। वो थोड़ा बहुत तो नैतिक होगा। वो अपने हाथ से अपने वेतन भत्ते नहीं बढ़ा पाएगा। वो संसद में पहुंचकर केवल मेजें नहीं थपथपाएगा, केवल अपने नेता के नाम की माला नहीं जापेगा। उसे जिस काम के लिए भेजा गया वो काम नहीं करेगा, वो वही काम करेगा और वह काम भी कर सकता है। अभी तो मैं देखता हूँ कि आप केचुआ की देख रेख में चुनते हैं, उसका कोई खारा भरोसा नहीं। चुनाव के बाद वो आपको मिल ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। न राहुल बाबा इसकी गारंटी दे सकते हैं और न ही मोदी बाबा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाने वाले लोक सेवकों को ये आज़ादी नहीं। वे निलंबित किए जा सकते हैं, बर्खास्त किए जा सकते हैं, उनका तबादला भी किया जा सकता, उनके वेतन भत्ते रोके जा सकते, उनके खिलाफ आय से ज़्यादा संपत्ति रखने वाली कार्रवाई भी हो सकती। उनकी देखरेख में चुने जाने वाले लोक सेवक परम स्वतंत्र होते हैं। वे किसी को भी मार्गदर्शक मंडल में डाल सकते हैं और किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, भले ही वे खुद मार्गदर्शक मंडल में जाने की पात्रता रखें। अभी हम जिन लोक सेवकों को चुनते हैं उन्हें रिटायर नहीं किया जा सकता। वे जब चाहे तब तक चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, जितना चाहे कमा सकते हैं। बहरहाल मेरी कल्पना अभी हाल फिलहाल तो सरकार साकार नहीं हो सकती। इसलिए 19 अप्रैल को जब आप पहले चरण के लिए लोक सेवक चुनने जा रहे हों तो अपनी आंखें खोल कर रखें। उन्हें चुने जो राम के नाम पर वोट न मांग रहे हों, जो मज़हब के नाम पर कटोरा लेकर आपके घर न आए हों, जिन्होंने अपनी गरीबी का रोना न रोया हो, जो झारखंड में सीताहरण के लिए दोषी ना हो। मैं आपसे किसी दल विशेष के प्रत्याशी को वोट देने के लिए नहीं कहूँगा। मेरा आग्रह तो ये है कि आप अपने प्रत्याशी का चरित्र को देखकर और चेहरा देखें कि वो आपको व्यापारियों की तरह सेवा करने की गारंटी ना देता हो, जो बहुरूपिया ना हो, आदि आदि। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।